May I come in, sir? Come in, please. Good morning, sir. Good morning, sir. बैठिए. एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे बिना अपना नाम बताए प्लीज. जी सर, मैंने सर 10वीं महावीर बाल निकेतन माध्यमिक विद्यालय सांचौर से किया सर. अपना सीनियर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर से सर. मैंने ग्रेजुएशन सर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से किया सर. अभी मैं सर वर्तमान में एयरफोर्स में 2006 से कार्यरत हूँ. अभी भी हैं. जी सर, मैं कार्यरत हूँ सर. तो क्या फिर रिटायरमेंट लेंगे या फिर क्या करेंगे? सर एनओसी अप्लाई किया है मैंने. जो वहाँ से रिलीज का है वो कंडीशंस फुलफिल कर रहा हूँ सर. पेंशनेबल सर्विस होगी मेरी 15 साल. एंड वहाँ से जो रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली कि आप डिस्चार्ज के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो मैंने एनओसी के साथ एग्जाम दिया है सर. ओके. जी सर. तो एयरफोर्स क्यों छोड़ना चाह रहे हैं आप जब इतना अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे, आप देश की इतनी सेवा कर रहे हैं? जी सर. तो और 2006 से नहीं, कब से हैं आप? हाँ, 2006 से. 2006 से मतलब अभी तक करीब 15 साल हो गए आपको. जी सर. 15 साल. क्यों छोड़ना चाह रहे हैं? सर मेरा इनिशियल एंगेजमेंट सर 20 साल का है सर, जो एक यंग फौज के लिए ज़रूरी है. 20 साल का बॉन्ड है सर. और 15 साल के बाद हम लोग पेंशनेबल जो एसेंशियल सर्विस है वो कंप्लीट कर लेते हैं सर. और उसके बाद अभी सर मैं घर से दूर रहा हूँ सर बचपन से ही, तो मुझे होम टाउन में रहना है, राजस्थान में सर सेवा करनी है. और माँ बाप भी ओल्ड एज हो रहे हैं सर, तो उनकी भी देखभाल कर पाऊँगा. चलिए, पेंशन स्कीम आपके बारे में बोला आप. जी सर. OROP बहुत मशहूर चीज़ रही है, बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ रही है. जी सर. क्या कहना है आपका उसके बारे में? सर जो वन रैंक वन पेंशन जो स्कीम वो सही किया जा रहा है सर, क्योंकि जो पुराने सर सैनिक या अधिकारी हैं सर, उन्होंने सर बहुत मुश्किल हालातों में, उस समय फैसिलिटीज़ नहीं थी, उस हालातों में उन्होंने बॉर्डर पे देश की सेवा की है सर. तो उनके जो वेतन है सर वो पुराने, किसी की पेंशन 500 रुपये थी, किसी की 1000 रुपये थी, वो आज के समय में उससे गुजारा संभव नहीं है सर. तो जो डिफ़िकल्टीज़ पहले थी उससे अभी डिफ़िकल्टीज़ कम है, लेकिन अभी जो वर्तमान में सेवा कर रहे हैं उनकी पेंशन ज़्यादा है, तो उसको इक्वल करने के लिए बहुत सही कदम है सर. तो क्या इन जनरल सेटिस्फैक्शन है रिटायर्ड लोगों में? जी सर, सभी संतुष्ट है. उसके बाद कोई एजुटेशन या कोई मांग नहीं उन्होंने. तो ये जो लागू हुई है OROP, ये क्या जो CRPF और ये इसमें भी लागू है? नहीं सर, ये तीनों सेनाओं के लिए, सशस्त्र सेनाओं के लिए, ये अर्धसैनिक बलों के लिए नहीं. ये न्यू पेंशन स्कीम में है सर 2004 के बाद. ओके. अभी जो नए डिफेंस के अंदर जो हो रहा है, CDS का जो एम्प्लॉयमेंट करा है कि नए CDS बने हैं. जी सर. पहले कौन थे और अब कौन है? सर पहले रिटायर्ड आर्मी चीफ सर जनरल बिपिन रावत सर थे. अभी सर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सर है. तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें कि एक सेंट्रल कमांड होना चाहिए? सर सिनर्जिक कोऑर्डिनेशन के लिए ज़रूरी था. कारगिल वार में सर थोड़ी दिक्कतें आई थी कि कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, जहाँ एयरफोर्स का रिक्वायरमेंट है, जहाँ नेवी का रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से कम्युनिकेट नहीं हो रहा था कि हमें कहाँ पे वन कमांड जो होता है सर, कि यूनिटी ऑफ कमांड की ज़रूरत थी तीनों सेनाओं में. कि अगर तीनों से मतलब देश में कहीं आक्रमण जो है या कहीं किसी भी सीमा पे अगर कोई आक्रमण हो रहा है तो उसका कैसे रिएक्ट करना है तीनों सेना. कहीं पे बॉर्डर है, कहीं पे नेवी है, कहीं पे एयरफोर्स है, तो उस हिसाब से सर उसको एक यूनिटी ऑफ कमांड जरूरी है. चलिए, आजकल सरकार डिफेंस सेक्टर में बहुत तरक्की कर रही है, बहुत मतलब अपना टाइम और मनी स्पेंड कर रहे हैं. जी सर. तो मुझे बताएंगे कौन कौन से नए हथियार हमारे पास आए हैं, कौन सी नई शिप्स आई हैं हमारे पास? जी सर. सर अभी एयरफोर्स में राफेल को इंडक्ट किया गया सर फ्रांस से, और अपना स्वदेशी जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है प्रचंड सर, जो HAL ने डेवलप किया है. जैसे पिनाका सर मिसाइल सिस्टम है, अर्जुन टैंक है सर, INS विक्रांत है जो कि नेवी में इंडक्ट किया गया है. और अभी स्वदेशीकरण के तहत जैसे सर यूपी डिफेंस कॉरिडोर है और तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर है, तो वहाँ पे वेपन सिस्टम है और आधुनिक जो हथियार पहले इंपोर्ट होते थे उनका तकनीकी के साथ यही विकास हो रहा है सर.
ये सारे चीज़ सेनाओं को आधुनिक बनाने के लिए सही चल रहा है। तो इतने साल बाद जब आप लौट के आएंगे जी सर। सिविल लाइफ में, जी सर। तो आपको क्या गैप सबसे ज़्यादा नज़र आएगा? सर गैप मेरा जो सर ट्रेड प्रोफाइल है सर, जॉब प्रोफाइल है, वो हम लोग सिविल एयरफोर्स का लाइजन का काम करते हैं। हम फेस ऑफ द एयरफोर्स कहलाता है। मैं एयरफोर्स पुलिस में हूँ सर। तो हमारा सिविल के साथ कोऑर्डिनेशन है सर। सिविल डिग्निटरीज के साथ जब एयरफोर्स की कुछ मीटिंग्स कंडक्ट करानी हो या वीआईपी विजिट हो तो हम उनके साथ जाते हैं। सिविल के अधिकारियों के साथ अच्छा तालमेल है और समझ में भी है कि तो अभी राजस्थान से कितना कनेक्शन है आपका? कहाँ कहाँ पोस्टिंग हुई और राजस्थान से कितना कनेक्शन है आपका? सर राजस्थान से बस छुट्टी के टाइम का ही कनेक्शन है सर। उसके बाद मेरा फर्स्ट ट्रेनिंग मेरा कर्नाटक में रहा सर। फर्स्ट पोस्टिंग आगरा था सर। फिर मैं जम्मू कश्मीर में रहा सर। फिर गांधीनगर, अंडमान और अभी दिल्ली सर। तो वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, राजस्थान में जैसे आप एक एक 2-2 महीने के लिए छुट्टियों पे आते हैं। जी सर। ओके, तो राजस्थान में क्या स्कीम्स हैं, जी सर। क्या समस्याएं हैं, जी सर। क्या आप उनसे अवगत हैं? जी सर। चलिए आप अपने जालौर रीजन के बारे में बताएं, मतलब वहाँ की मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं? सर जालौर का सर बेसिकली हम बताएं ओवरऑल अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो शिक्षा बहुत निम्नतम स्तर पे है। जहाँ राजस्थान में 54% है सर और एवरेज जो 66% होना चाहिए 66, हमारा जालौर का 54% है। पुरुषों की 70% है तो महिलाओं के 38%। सबसे बड़ा गैप यहाँ है कि महिलाओं की शिक्षा सबसे कम है। सर उद्योग की बात करें तो इंडस्ट्री जैसे वहाँ ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड्स है, बहुत अच्छा स्कोप है, लेकिन एक्सप्लोरेशन केवल बाड़मेर में हो रहा है, वहाँ इंडस्ट्री नहीं लग रही। और ग्रेनाइट जो फेमस है सर, लेकिन वहाँ पे उस जो तराशने का उद्योग है या फिर जैसे हम सप्लाई, वहाँ इंडस्ट्री नहीं बन के उद्योगों का स्थापना जो फैसिलिटेशन होना चाहिए सरकार की तरफ से वो वहाँ नहीं हो रहा है सर। बाकी सामाजिक प्रथाओं में भी सर अभी आटा साटा पद्धति एक वो वहाँ की बैकवर्ड है। अभी भी मृत्यु भोज कहीं कहीं पे देखने को मिलता है। बाल विवाह का भी सर थोड़ा बहुत कहीं कहीं है, वो चीज़ें सुधारने की जरूरत है। सबसे अच्छा पॉइंट है सर अभी की नर्मदा नहर के बाद में जब से आई है उसके बाद वेस्टर्न जो जालौर का वेस्टर्न पार्ट है सर, वहाँ पे स्प्रिंग जो फुहारा पद्धति से किसानों का सशक्तिकरण हुआ है सर। फसलें चलिए जी सर। G20 के बारे में सुना है आपने? जी सर। G20 के बारे में बताएंगे, स्पेशली आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। जी सर। क्या है ये? सर ये ग्लोबल एक 1999 का में एक आर्थिक मंदी से उबरने या आर्थिक सुधारों के लिए एक गठन हुआ था सर। 2008 की जो आर्थिक मंदी थी उसके बाद में ये सक्रिय हुआ, उससे पहले इसकी सक्रिय मीटिंगें नहीं थी सर। उसके बाद कंटिन्यूस मीटिंगें हो रही है सर लगातार, और अभी इंडोनेशिया में सर इसकी मीटिंग है और अगला भारत इसका अध्यक्ष बनने जा रहा है सर 1 दिसंबर से। जी सर। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आपका, RAS के जैसे आप अगर बनते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में जालौर में पोस्ट होते हैं तो आपने समस्याएं गिनाई, कोई प्लान आप जनरल बना सकते हैं मतलब स्पेशली एजुकेशन के लिए? क्या बनाए सर, किस तरह से बना सकते हैं सर? वहाँ पे महिलाओं की बात करें तो सर रोल मॉडल होना बहुत ज़रूरी है। लड़कियाँ जैसे कुछ लड़कियाँ अगर सेलेक्ट होके एक बड़ी पोस्ट पे या राजनीति में आए तो वो एक रोल मॉडल नहीं है वहाँ पे कोई भी अभी भी महिला का देखा जाए तो जो भी। और बाकी वहाँ का समाज जैसे जैन है सांचौर में ज़्यादा है, या जो मारवाड़ी है वो दूसरे राज्यों में जाके अपना उद्योग स्थापित कर रहे हैं, तो उनको यही है कि शिक्षा पे इंस्टीट्यूट खोलें जो अपना बाहर बिजनेस स्थापित कर रहे हैं, तो कुछ पैसे यहाँ इन्वेस्ट करके अगर सरकारी इंस्टीट्यूट नहीं खोल रहे हैं तो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी खोले जा सकते हैं कि वहाँ शिक्षा की बढ़ोतरी हो सर। रमेश जी, पहले राजस्थान में जो रेशियो है, पॉपुलेशन रेशियो यानी स्त्री पुरुष, ये 888 से बढ़ करके 947 हो गया है, 947। जी सर। इसके बढ़ने के कारण क्या है 10 साल में? सर अभी जो सरकार की नीतियाँ हैं, जैसे सर केंद्र सरकार की नीति है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राजस्थान सरकार की अपनी बेटी योजना, एंड जो सर नियम है PCPNDT जो जिसको हम भ्रूण परीक्षण पे लगाम,
और लोगों में जागरूकता हुई है कि एक समाज का बैलेंस इसी आधार पे है कि स्त्री पुरुष के जब सेक्स रेशियो समान होगा तभी सर हम आगे बढ़ पाएंगे। ये सुधार है जो तो एक तरफ तो संख्या बढ़ रही है जी सर, दूसरी ओर मैरिज का जो आयु है उसको बढ़ाया जा रहा है जी सर, शिक्षा का स्तर भी बढ़ रहे हैं, जी सर, लेकिन उसी रेशियो में कुपोषण भी बढ़ रहा है। जी सर। इस कुपोषण के होने से क्या परिणाम होगा? अगर इतनी महिलाएं कुपोषित होगी फिर तो बीमारी या प्रत्याशी खत्म हो जाएगी। कैसे सुधार किया जाए इसको? सर जैसे प्रेगनेंसी के 3 साल का पीरियड होता है, मतलब जन्म के 2 साल का जो बच्चे का पीरियड होता है या माता का जो गर्भधारण का जो टाइम होता है सर, उस समय जो बच्चे के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। इसके लिए जो स्कीम्स चलाई जा रही है अभी सर, जो रिपोर्ट्स अभी बताया गया है कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, उसमें सर वो रिपोर्ट्स जहाँ तक मैं मानता हूँ सही नहीं है, क्योंकि अभी ग्रास रूट लेवल पे सर ICDS हो, आंगनबाड़ी हो, यहाँ कुछ स्कीम्स है जहाँ अपलिफ्टमेंट की जो स्कीम्स लाई जा रही है सर, अप्लाई की जा रही है, तो कुपोषण में सुधार हुआ है सर, लोगों में जागरूकता हुई है, डाइट अपना चेंज हुआ है। तो कई लोग जैसे खाने में अपना सावधानी बरत रहे हैं, लोगों को समझ में आया है कि फास्ट फूड की बजाय हमें कैलोरी बेस्ड या न्यूट्रिशन बेस्ड खाने जो जरूरी है। तो डाइट में ही सारे मिले हुए हैं केमिकल, कोई ऐसा डाइट नहीं जिसमें केमिकल ना हो? सर उसके लिए भी FSI जो फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी है सर, वो मानक निर्धारित किए हुए कि किस मात्रा में क्या प्रिजर्वेटिव मिलाने चाहिए सर, और लोग भी जागरूक हुए कि ऑर्गेनिक चीज़ें, जैसे किसान लोग हैं तो वो अपना खेती में एक समझ में आया कि किस रेशियो में हमें उर्वरक मिक्स करने चाहिए कि वो ज़मीन के लिए भी अच्छा हो और बाकी आगे उसमें मिलावट नहीं। इसलिए राजस्थान में ऐसे कौन कौन से माइंस मिलते हैं जो आपके ऑर्डिनेंस में या विस्फोटक में उपयोग होती है? राजस्थान में सर अभी सर मैं रिकॉल नहीं कर पाऊँ। 2-4 नाम, 1-2 नाम ही सही। सर मिनरल्स तो बहुत है सर, लेकिन जिसका उपयोग होता है विस्फोटक पदार्थ में यूज़ करने में। सर अभी यूरेनियम मिला है सर, मुझे एग्जैक्ट सर सॉरी सर मुझे आइडिया नहीं आ रहा, बट यूरेनियम से आप क्या चाहते हैं, सीधा परमाणु अटैक कर दें? नहीं सर, अटैक नहीं, दोनों है सर, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है सर। हम ऊर्जा उत्पादन भी कर सकते हैं और कोई जी सर, और कोई सर सॉरी सर एक हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक क्वेश्चन है जी सर कि राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र भारत का सीमाई प्रहरी है। जी सर, मैंने जो पश्चिमी भाग है वो भारत का अपने आप में एक प्रहरी है, रक्षा करता है, जी सर, लेकिन वह प्रदेश मरुभूमि है। जी सर। तो यह मरुभूमि और पश्चिम भाग कैसे भारत की एक सुरक्षा प्रहरी के रूप में काम करते हैं? सर मैं सर एक अनुमान लगा सकता हूँ, एग्जैक्ट मुझे इसका आइडिया नहीं, अगर आप इजाज़त दे दें सर। एक तो सर वहाँ जैसे ये प्राचीन बात हुई है तो आवागमन की सुविधाएं नहीं थी सर, और रेगिस्तान था जहाँ से चलना की, एक कहावत है कि सर पाँव लोहे के शरीर, पाँव लकड़े के शरीर लोहे का, ऐसा करके कुछ कहावत है, मेरे को याद नहीं आ रहा सर। और जैसा का मामला है, कठिन परिस्थितियाँ थी कि लोग वहाँ से नहीं बढ़ पा रहे थे, और हनुमानगढ़ जो है भटनेर ने सबसे ज़्यादा आक्रमण झेले हैं सर वहाँ पे, तो वो भी एक प्रहरी का काम किया था कि कुछ आक्रांताओं को वहाँ से विफल होना पड़ा था सर। सर मुझे सॉरी सर इतना ही पता है। नहीं, मैं कहता हूँ कि इतनी अधिक तापक्रम, जी सर, मोटे अनाज, कम उत्पादन, जी सर, फिर भी राजस्थान ने पश्चिमी क्षेत्रों से जितने युद्ध किए हैं, आक्रांताओं को रोका है, जी सर, इतिहास में तो इसका स्थान है ही। इतिहास में स्थान है सर, जैसलमेर का और हनुमानगढ़ का स्थान तो है सर। कोई युद्ध बताएंगे आप, कुछ युद्ध ऐसे जो रोकने का प्रयास किया? सर पूरा रिकॉल नहीं कर पा रहा सर, लेकिन चलिए एसडीएम और डीएम। जी सर, एसडीएम एक पोस्ट है जी सर, और डीएम एक पोस्ट है। जी सर। तो ऐसे कौन कौन से राइट्स हैं जो डीएम के पास एसडीएम के पास में नहीं है?
जो एसपी के पास में डीएसपी के पास में नहीं है सर। या दोनों में समान है? जी सर। ये दोनों कर सकते हैं सर दोनों में समान तो अपने जैसे एसडीएम सर डीएम के सबॉर्डिनेट है सर, उनको प्रशासन में वो सहयोग देंगे जिला स्तर पे, लेकिन डीएम सीधे राज्य सरकार से प्रशासनिक इकाई के तौर पे सीधे कड़ी का काम करते हैं उस जिले के लिए। वहीं एसडीएम सर आप उनके अधीनस्थ है या उनके सहायक सबॉर्डिनेट स्टाफ में आते हैं सर, जो कि उस जिले की प्रशासनिक इकाइयों में बांटा हुआ जिला होता है, वहाँ पे प्रशासन को संभालते हैं। किसी डेवलपमेंट के मामले में एसडीएम का राइट्स एंड ड्यूटीज? सर पूरा प्रशासन है सर। लैंड रेवेन्यू के मामले में स्पेशल राइट्स? सर जो निर्णय रेवेन्यू के जो सर निर्णय हो सर, 1 मिनट में चाहूँगा सर। आपसे मैं लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जी सर। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जी सर। सुना आप? जी सर, सुनहरी क्रांति सर। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन सर मैं टर्म्स का राउंड रिवॉल्यूशन? जी सर, गोल क्रांति सर। जी सर। क्या है ये? किस बात जुड़ा हुआ है? सर अभी अनाज है या अंडे है, मुझे सर कुछ समझ में नहीं है मुझे। ये आलू भी हो सकता है? सॉरी सर। आलू भी हो सकता है? जी सर, यस मैं क्लियर नहीं हूँ सर, मैं पढ़ूंगा सर जाके। थैंक यू। आप सार्जेंट हैं जी सर। 2006 से? जी सर। 2006 से प्रमोशन कितने हो गए आपके? मेरे सर ये चौथा प्रमोशन है सर। फर्स्ट रिक्रूटमेंट किस पर था आपका? मेरा एयरक्राफ्ट्समैन है सर, अंडर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट। इंडक्शन किस पर था? हैं अंडर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्समैन। एयरक्राफ्टमैन। फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ था? आगरा सर। अच्छा, ये जो कमीशन अफसर्स होते हैं जी सर। कहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ ख़त्म करते हैं? सर उनका फ्लाइंग अफसर से होता है सर। ट्रेनिंग में उसके बाद कमिश्निंग ट्रेनिंग के बाद होता है। उनका जो इनिशियल सर्विस है वो ट्रेनिंग के बाद होता है, उससे पहले काउंट नहीं होता है। वहीं मैन जो होते हैं आफ्टर ट्रेनिंग फर्स्ट पोस्टिंग क्या होता है उनका? फ्लाइंग मतलब उनका हायरार्की पूछ रहा हूँ मैं, चीफ मार्शल तक। फ्लाइंग अफसर से एयर मार्शल तक। क्या क्या होता है? फ्लाइंग अफसर, फ्लाइट कैप्टन, स्क्वाड लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कमांडर, एयर वाइस मार्शल और एयर मार्शल सर। देन जो उनमें सीनियर मोस्ट होते हैं वो चीफ एयर वाइस मार्शल अभी कितने हैं अपने? एयर वाइस मार्शल सर अभी लगभग 22 है सर, अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से सर अभी। अच्छा, एयरफोर्स का डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या रोल है? सर रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं सर, या फिर कहीं पे अनाज पहुंचाना हो या कहीं से किसी को इवैक्यूएट करना हो, तो उसमें हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन डिजास्टर मैनेजमेंट में हम लोग एयरफोर्स का इतना बड़ा एक्सपीरियंस आप लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ रहे हैं। जी सर। बाड़मेर के अंदर कुछ सालों पहले फ्लड आई थी, जी सर। है ना? क्यों आती है वो फ्लड वहाँ पर, आपको पता है ना? नीचे जी सर। जिप्सम का परत है, उस वजह से वो नीचे पानी जाता नहीं है, फ्लड आ जाता है। जी सर। संभावना बनी हुई है कि फिर से फ्लड आ सकती है। जी सर। मान लीजिए बाड़मेर में आपकी पोस्टिंग होती है एज एन एसडीएम, जी सर। तो फ्लड आती है, जी सर। तो क्या आपकी तैयारी रहेगी, कैसे आप रिस्पॉन्ड करेंगे उस पर? सर एक तो सर इसमें फर्स्ट ये होता है कि हम लोग कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट का प्री एक तैयारी करते हैं, जिसमें जो सर्विसेज होती है डिजास्टर मैनेजमेंट की, उनका एक साथ मीटिंग या कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज होता है प्री, उनका उनकी एसओपी के तौर पे सिमुलेटेड कॉन्टिजेंसीज के टाइप हम तैयारी कर सकते हैं कि फ्लड आया है और सारी एजेंसियों को रिएक्ट करना है। उस हिसाब से फिर फर्स्ट रोल होता है कि फ्लड आया है, मतलब आपको पता है कि इस एरिया के अंदर अगर बारिश हो रही है लगातार 2 दिन से 3 दिन से, तो फ्लड आ तो सकता है। जी सर। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फ्लड आ सकता है। जी सर। वहाँ के पहले स्थानीय प्रशासन होगा, उनको बताया जाएगा कि इवैक्यूएशन सबसे पहले होगा कि अगर ऐसा होता है तो उनको सेफ जगह पे सर वहाँ से मूव करवाना है सर। फिर एनडीआरएफ को कांटेक्ट करना है, और लोकल में जैसे बीएसएफ या एनडीआरएफ को करोगे या एसडीआरएफ को करोगे? एसडीआरएफ को सॉरी सर। जी सर। फिर डिफेंस की जहाँ रिक्वायरमेंट है वो सबसे लास्ट में होगी कि इवैक्यूएशन है जहाँ कोई स्टक हो गया है सर। आप एक एसडीएम रूप में काम कर रहे हो, जी सर। क्या क्या आपके फेजेज होंगे? सबसे पहले क्या करोगे?
सबसे पहले सर मीटिंग कोऑर्डिनेशन सर, सबसे पहले समन्वय बहुत ज़रूरी है सर। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन सर, कि वन चैनल एक साथ उनको कम्युनिकेट किया जाए कि क्या रिक्वायरमेंट है या नहीं। आफ्टर दैट फिर वहाँ की सिचुएशन जानी चाहिए, पूछना चाहेंगे कि लोकल, जैसे मैं एक जगह बैठा हूँ तो अलग अलग एजेंसी से रिपोर्ट्स मांगी जाएगी कहाँ पे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अगर कहीं पे मेडिकल की ज़रूरत है, पुलिस की ज़रूरत है, फायर की ज़रूरत है, या एविक्यूशन की ज़रूरत है, उस हिसाब से उस एजेंसी को वहाँ के लिए डिप्लॉय किया जाएगा सर। ठीक है। जी सर। जालोर में कम्युनल वायलेंस का कोई आशंका रहती है? सर ऐसा कोई नहीं है सर, आप सभी धार्मिक समूह रहते हैं, लेकिन कम्युनल का ऐसा नहीं, मैंने नहीं सुना। कहीं कोई कम्युनल वायलेंस अगर होता है जी सर। तो एयरफोर्स के जवान होने के नाते आपका क्या उसमें रेस्पॉन्ड रहेगा? सर आपको पता है कि एक कम्युनल वायलेंस के लिए सेंसिटिव एरिया है। सर मैं 2 लॉ से अवॉइड हूँ सर, एक एयरफोर्स लॉ से, एक सिविल लॉ से सर। तो मुझे जहाँ एज ए एयरफोर्स का जवान मुझे इजाज़त नहीं है कि मैं बाहर इंटरप्ट करूँ, बट एज ए सिविल नागरिक मैं केवल एयरफोर्स का अनुभव की बात कर रहा हूँ, और आप उससे अवॉइड क्यों होंगे आप जब आपने एयरफोर्स छोड़ दिया? अब तो आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में हैं। जी सर। अगर मैं एज ए SDM वहाँ पे हूँ, हाँ, उसी के आधार पर पूछ रहा हूँ मैं। जी सर, तो सबसे पहले सर वो सिचुएशन क्या है सर, उसको जानने की कोशिश की जाएगी। अगर भ्रामक है तो उसका क्लेरिफाई करूँगा मैं सर, मीडिया के थ्रू, चाहे कोई न्यूज़पेपर के थ्रू, या जो भी आजकल मुझे कम्युनिकेशन के माध्यम मिलते हैं उसके थ्रू मैं कम्युनिकेट करूँगा कि ये गलत है, और इसकी ऑथेंटिसिटी भी मैं बताऊँगा सर। इन केस ऐसा कुछ होता है और रियल में कुछ है, तो मैं वहाँ उनके जो किसी समाज के, अगर उसी जो समाज जुड़े हुए हैं उनमें, उनसे जाऊंगा, उनके जो सीनियर लीडर्स हैं उनसे बात करूंगा, मैं उनसे समझाइश करूंगा कि क्या मैटर है, और उनकी आवाज़ है वो उनके समाज में सुनी जाती है सबसे, तो उनके थ्रू वहाँ उनको सुलझाने की कोशिश करूंगा। उसके बावजूद भी अगर काबू में नहीं आता तो जहाँ सर पुलिस की ज़रूरत होगी वहाँ पुलिस को डिप्लॉय करेंगे कि ये कुछ ज़्यादा हिंसात्मक नहीं हो सर। इन बिटवीन सर मैं सिमिलरली सर राज्य सरकार के उच्चतम स्तर तक उसको पहुंचाऊंगा, जिले DM को इन्फॉर्म करूंगा, पुलिस को इन्फॉर्म करूंगा। ऐसे मामले में एक तरीका है अपने पास। जी सर। मान लो आप डिप्टी SP हैं। जी सर। एक तरीका है, दोनों समुदाय के जो भी सस्पेक्ट है ना, उनको उठा लो। जी सर। सर सस्पेक्ट के आधार अगर उसका ऑथेंटिक कुछ मिलता है तभी उसको भाई जरूरी नहीं, तो सस्पेक्ट को उठा सकते हैं, क्या दिक्कत है? कुछ भी बता के उठा सकते हैं, उठा तो सकते हैं 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए 151 में बंद कर दो उनको। नहीं सर, मैं ऐसे आज अगर मान लो कोई गणगौर का उत्सव है या ताजिया निकल रहा है, दोनों स्थितियों के अंदर जो सस्पेक्ट हैं, जो कर सकते हैं, पता होता है। जी सर। पता होता है ना पुलिस को, लोकल पुलिस को पता होता है। हाँ जी सर। पूरी जनता तो कम्युनल वायलेंस के अंदर इंक्लूड होती नहीं है। जी सर। तो उसका एक तरीका है कि सस्पेक्ट को सबको उठा लो, 2, 5, 10, 20 जो भी हैं, जी सर। मामला ख़त्म। किसके वो को सर समझाओगे? ऐसे समझाने समझते ही नहीं वो लोग, वहाँ के दोनों समुदाय के लोग नहीं समझते। सर SDM सर से परमिशन लेके, अगर मैं एज ए DSP हूँ तो SDM से परमिशन लेके, और वहाँ के जो उनके SDM से कहाँ परमिशन लोगे यार सस्पेक्ट को उठाने में? सर मुझे प्रशासन इतनी बात चैनल के थ्रू बात करना पड़ेगा सर। मैं तो फिर हो गया एज ए राइट नहीं, जो मुझे लॉ है उस हिसाब से चलना पड़ेगा। लो तो ठीक है, लो का मैं कब कर रहा हूँ, लो का उल्लंघन करो आप, लेकिन शांति भंग के आरोप में उठा लो 10 को, क्या दिक्कत है? मामला शांत हो जाएगा, एक दिन निकल जाएगा, आपका काम खत्म। सर अगर समझाने के चक्कर में वो लड़ेंगे, वो तो काम यही है उनका। जी सर, मैं ऐसे एज ए एंटरटेनिंग DSP रहूँगा तो सर इस चीज़ में पूरा जानकारी प्राप्त करूँगा सर, और उससे मैं उसको अप्लाई करूँगा सर। ठीक है। ये अभी चर्चा में आ रहा है एक NPR, एक NRC, नाम सुना है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। एक NRC का सर फुल फॉर्म मुझे रिकॉल नहीं करता। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। जी सर। क्या है ये दोनों में, क्या डिफरेंस है? सर NPR तो पॉपुलेशन काउंट है सर, कि ऑल ओवर अभी पॉपुलेशन क्या है और जिनका सिटीजनशिप। पॉपुलेशन सेंसस होता है ना हमारा, वो तो। जी सर। तो वही है क्या NPR? नहीं सर, ये राज्य केंद्रित या किसी एक एरिया स्पेसिफिक काउंटिंग होती है सर NPR की। हाँ जी सर। और NRC की पूरे देश में? हाँ सर, ये सेंसस में NRC काउंट होता है कि जिसमें सेंसस में काउंट किया जाता है। NRC पूरे देश में सेंसस में काउंट किया जाता है। हाँ जी सर। और NPR किसी एरिया स्पेसिफिक होता है, ऐसा? हाँ सर, वहाँ। ओके, आप प्राणायाम करते हैं, ये क्या लिखा आपने? नेस्ट टू हेल्थ, क्या है ये? सर वेस्ट टू वेल्थ।
वेस्ट टू वेस्ट टू वेल्थ सर, खराब वेस्ट टू हेल्थ, हाँ, वेस्ट टू वेल्थ। वेस्ट टू वेल्थ। हाँ वही सर, वेल्थ। अच्छा, जी सर। अब प्राणायाम में ये कुंभक और रेचक का क्या है ये? सर जब हम अनुलोम विलोम करते हैं सर, तो सांस को रोकना, एक नाक से लेना सर, फिर उसको रोकना रेचक है सर। अनुलोम विलोम में कुंभक रेचक आता है? हाँ जी सर, आता है, अनुलोम विलोम में आता है, और नहीं आता बाकी। वैसे आप जनरली प्राणायाम करें, श्वास प्राणायाम, उसके अंदर कुंभक रेचक नहीं होता? रोक सकते हैं सर, जैसे नहीं सर, ये कुंभक रेचक अनुलोम विलोम में है सर। आर यू श्योर? श्योर सर। प्राणायाम से जस्ट पहले क्या क्रिया होती है, उसके ठीक बाद कौन सी क्रिया होती है? प्राणायाम से पहले सर, बाद में शिथिलन है सर, आप आराम से बैठो, ध्यान करो सर। पहले आपको सही मुद्रा में बैठना है। अष्टांग योग में प्राणायाम से पहले क्या आता है, बाद में क्या आता है? सर मैं अष्टांग योग का नहीं मुझे पता है सर। अच्छा, प्राणायाम ठीक सर है। एक हॉबी बना रखी है, जो कोई मैं बात daily नहीं। नहाने के बाद अच्छा है। 15-20 मिनट करता हूँ। नहाने के बाद है? जी सर। चलो किया करो। जॉगिंग करते हैं आप? जी सर। रनिंग भी करते हैं? जॉगिंग है, हॉबी है सर। रनिंग जहाँ जरूरत होती है, सही टाइम पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट वगैरह होता है सर, वहाँ ये पे- काफ मसल्स होती है ना, जी सर। इसमें जॉगिंग और रनिंग में काफ मसल्स पे जो इम्पेक्ट आता जी है, सर। दोनों में डिफरेंस होता है या फिर दोनों में आता है? हाँ सर, डिफरेंस होता है। अब हम रनिंग कर रहे होते हैं तो उसमें तनाव आता है सर, हर मांसपेशी पे तनाव है अगर रनिंग करते हैं। jogging अलग अलग में- तनाव आता है क्या जॉगिंग और रनिंग में? जॉगिंग और रनिंग में काफ मसल्स पे अलग अलग तनाव आता है या सेम आता है? जी सर, अलग तनाव है सर। जॉगिंग है जो पूरे एक फैट लूज और टॉक टेस्ट कह सकते हैं, बहुत रिलैक्स मोड में सर रनिंग होती है सर। क्या पेस होता है इसका? 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा सर। अच्छा, रनिंग मोर देन 10 किलोमीटर प्रति घंटा सर, जिसमें अच्छा। आप मांसपेशियों पे तनाव ज़्यादा होता है सर। रनिंग में हम फोर्स लगाते हैं अपने बॉडी के साथ, प्रेशराइज। आप वेस्ट टू वेल्थ लिखते हैं। BMI का नाम सुना है? कुपोषण का नाम सुना है? जी सर, बॉडी मास इंडेक्स सर। है ना, जी कुपोषण सुना है? जी सर। मतलब क्या होता है कुपोषण का? कुपोषण का मतलब जो शरीर में सर जरूरी तत्व है, जो जरूरी चीज़ें हैं, पोषक तत्व है, वो अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो हाइट, वजन या किसी स्टंटिंग क्या होता है? स्टंटिंग सर, स्टंटिंग वेस्टिंग और एक सर वजन, लंबाई की तुलना में वजन कम होना है सर, एक। 3 चीज़ें होंगी ना। जी सर, मैं एग्जैक्ट डिफरेंशिएट। कुपोषण को डिफाइन कैसे करेंगे अपन, है ना? जी सर। आपका BMI क्या है? मेरा सर 24.9 है सर। 24.9। जी सर। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जी सर। आपने एक नाम लिया था PCPNDT, जी सर। क्या है PCPNDT का फुल फॉर्म कुछ पता है? सर मैं रिकॉल नहीं करो। कब आया था ये कानून? क्या? प्रीनेटल डिटरमिनेशन टेस्ट समथिंग। प्री कंसेप्शन, जी सर। प्री नटाल प्रीनेटल Diagnose test। डायग्नोस टेस्ट सर। कब आया था ये? 1992 में सर। 1992 में? जी सर। आर यू श्योर? श्योर सर। थोड़ा और आगे पीछे हो सकता है। सर मैं जाके पढ़ूंगा सर। ओके, कोई बात नहीं, थैंक यू। सर। योर इज ओवर। थैंक यू। जी सर, थैंक यू।